Now, we have entered in mechanics. So, मैकेनिक्स की यहाँ पर दो तरीके की अलग अलग स्टडी होती है। तो इसका एक चीज होता है कि जो सिर्फ इफेक्ट को देखे उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। इट स्टडीज अबाउट मोशन, मोशन के ही बारे में देखा जाए, विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ इट, कि मोशन क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या फोर्स लग रहा है, उसे न देखे कोई और सिर्फ ये देखे कि मोशन हो रही है, तो उसे काइनेमेटिक्स कहेंगे। विदाउट गोइंग इनटू कॉज, कॉज का मतलब होता है फोर्स, फोर्स के बारे में ना पता करें तो उसको कहते हैं कि मैकेनिक्स है। जैसे जो न्यूटन्स 3 काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें कहीं ये बात नहीं की गई है कि इस फोर्स, इस एक्सीलरेशन के पीछे क्या फोर्स है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा। इसी तरीके से और भी चीज है, s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आवाज आ रही है, आवाज आवाज दबाओ, उसको दबाओ दबाओ, नो। इतनी बात समझ में आ गई। और मैकेनिक्स की एक और ब्रांच है, मैकेनिक्स ही है, दैट इज इट स्टडीज द मोशन along with its cause. It studies motion along with cause. cause का मतलब है फोर्स को भी इफेक्ट करे, तो दैट इज इक्वल टू फोर्स। अच्छा, फोर्स के साथ मोशन को स्टडी करे तो इसमें दो अलग अलग कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट भी हो सकता है। सो ऑब्जेक्ट इन मोशन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको कहते हैं काइनेटिक, दैट इज काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, चलती। काइनेटिक्स का मतलब है कोई भी चीज जो चल रही, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक का मतलब होता है जिसमें गति हो, जो चलती हो। सो इट इज न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन और यहाँ 3 लॉज ऑफ मोशंस। सो आप इसे न्यूटन ना भी बोले, सब मैकेनिक्स पूरी न्यूटन की बनाई हुई है, बोलना चाहे बोलें, और नहीं तो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन नहीं भी लिखा है क्योंकि ये आसानी से बन जाती तो कोई लिखता नहीं है सब न्यूटन की पूरी मैकेनिक्स। आपकी पूरी जो पहली बुक है फिजिक्स की पूरी न्यूटन ने दी है। लास्ट चैप्टर भी देख लो, ग्रेविटी, वो भी न्यूटन का ही है कि नहीं। ग्रेविशिया, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविशिया, वो भी न्यूटन ने दिया। पूरी बुक न्यूटन की, पहली बुक न्यूटन की, दूसरी बाकी लोगों की। तो काइनेटिक्स और जो स्टैटिक्स, जो रुकी हुई चीजें, जैसे कोई एक चीज रुकी है, इस पर इधर से फोर्स, इधर से फोर्स और इधर से फोर्स लग रहा है, तो वो चीज रुक जाएगी, इक्वल फोर्स लग रहा है। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जिससे एक बॉल रुकी है? F1 फोर्स, F2 फोर्स, तो इट इज F3 फोर्स। तो ये लामीज थ्योरम है जो कि हम बाद में पढ़ लेंगे कि क्यों है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो 3 न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, F इज इक्वल टू ma सेकंड लॉ है, और इस तरीके से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अलग अलग लॉ है, वो सब न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन हम इसमें पढ़ते हैं।
आपके पहले पेज में देखो काइनेटिक्स की भी मीनिंग दी है और साथ में मैकेनिक्स के बारे में बताया है। तो अब हम मैकेनिक्स के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक तो बहुत बेसिक चीज़ें देखी थी, बट अब मैकेनिक्स शुरू होगी। अच्छा, जो मोशन होती है वो 3 तरीके की हो सकती है, बेसिकली 2 टाइप्स की है। एक रेक्टिलिनियर मोशन और एक होती कर्वीलिनियर। बोलो, आवाज कम है, बताओ अमांशी क्या कह रही हो? एनीथिंग? आवाज आ रही है? नहीं आ रही, ओके। अभी आवाज आई? एक मिनट। हाँ, ये ऊपर कहा गया ना, मोशन एक रेक्टिलिनियर है, कर्वीलिनियर है। तो रेक्टिलिनियर यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और जबकि कर्वीलिनियर का मतलब है कि नॉट इन स्ट्रेट लाइन, नॉट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सो अब देखो जरा कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो इसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन। सो वन ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लिए ओनली एक्स एक्सिस इज रिक्वायर्ड। अगर ट्रेन पटरी पर जा रही है, एक्स एक्सिस यानी ओनली वन रेफरेंस एक्सिस इज रिक्वायर्ड। तो कोई एक अगर लीनियर मोशन है तो ओरिजिन ले लो, एक एक्सिस ले लो और पता कर लो कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। तो इस तरीके का जो भी मोशन हम पढ़ते हैं ये वन डायमेंशनल मोशन है कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, वन डायमेंशनल मोशन। एक्स एक्सिस चाहिए, एक एक्सिस चाहिए। अच्छा, मोशन जो कर्वीलिनियर है, नॉट इन स्ट्रेट लाइन, वो 2 तरीके का हो सकता है। तो मोशन इन लाइन, दैट इज लीनियर मोशन, मोशन इन ए लाइन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। फिर आप कहेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 5 क्या है? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर हो गया मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, और तीसरी चीज क्या हो गई? मोशन इन स्पेस। जैसे मक्खी उड़ती है, फ्लाई, हाउस फ्लाई, तो मोशन इन स्पेस है। अगर हम जमीन पर चल रहे हैं, मैन वॉकिंग ऑन रोड, वो मोशन इन प्लेन है। सो मैन वॉकिंग ऑन रोड, इसके लिए आपको सिर्फ 2 एक्सिस चाहिए। मान लो आप, ये एक्स है, ये वाई है, और ऐसे 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 चल रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? एक्स और वाई, ये एक्स और वाई, तो किसी भी पॉइंट पर हम x1 y1 से इसके अलग अलग पॉइंट्स बता सकते हैं कि नहीं? दो ही तो एक्सिस चाहिए अगर हम जमीन पे चल रहे हैं, एक 2 रेफरेंस एक्सिस चाहिए। तो टू रेफरेंस एक्सिस चाहिए, इसका क्या मतलब है? क्या ये 2 डायमेंशनल मोशन है? is needed, so called
2D मोशन। और अगर मोशन मान लो स्पेस में हो रही है तो उसमें एक थर्ड एक्सिस चाहिए, हाइट भी चाहिए कि कोई भी चीज़ है, अब वो हवा में भी उड़ेगी तो उसकी हाइट भी तो होगी। ये मान लो आपके घर में ही कोई चीज़ यहाँ पे है, कुछ ज़मीन से ऊपर, ये ज़मीन है तो ज़मीन से हाइट पे भी तो कोई चीज़ होगी। एक्स चले वाई चले, एक्स चलो वाई चलो और फिर हाइट भी तो चलोगे, एक्स वाई हाइट, तो तीन चीज चले कि नहीं। कौन सा पॉइंट हुआ, एक्स वाई और जेड, हाइट में भी चले। ये तो पहले एक्स चले फिर कैसे चले, देखो पहले क्या चले, एक्स चले वाई चले, वाई की तरफ वाई चले, तो ये एक्स लिखा ये वाई लिखो। और राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो एक्स से वाई चलोगे, जहां थंब जाए वो जेड है। जरा फिर से देखो, जैसे आप राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स थंब रूल लगाते हैं तो एक्स से वाई चलो, एक्स से वाई, इधर एक्स है ये वाई है, एक्स से वाई चलो तो थंब जहां जाए वही जेड हुआ, तो ऊपर जेड। बोलो समझ में आ गई बात। हम फिर से आपको बताएंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम इन 3 डायमेंशंस, उससे कोई खास मतलब नहीं। अभी ये देख लो, जो मक्खी हवा में उड़ रही है उसकी एक हाइट भी तो होगी, क्या उसके पास जेड एक्सिस नहीं है, क्या जमीन से हाइट नहीं है। तो इसमें 3 रेफरेंस एक्सिस चाहिए, कौन कौन सी, एक्स वाई एंड जेड। 3 reference axis is required, 3 reference axis चाहिए, तो x फिर y और फिर z, ऐसा होता है। अब देखो पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ अगली बात कही गई है पोजीशन। पोजीशन क्या चीज होती किसी भी ऑब्जेक्ट की, और पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी कम बैक टू लीनियर मोशन। अब हम लीनियर मोशन पे आ जाएं। सो लीनियर मोशन में पोजीशन देखें। सो पोजीशन, पाथ लेंथ, तो पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो इट इज, ये रेफरेंस एक्सिस है और ये रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन। और इससे राइट में चलो तो पॉजिटिव और लेफ्ट में चलो तो निगेटिव। सो मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, so all distances are measured from reference point where the observer is present। अगर हम होंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अमानसी से ये कार इतनी दूर है, हम कहेंगे हमसे ये इतनी दूर है। आप कहेंगे, आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मेरी मम्मी से वो कार इतनी दूर है, बोलोगे हमसे दूर है। तो इस तरीके से all distances are measured from रेफरेंस पॉइंट। अगर 10 ऑब्जर्वर हैं तो 10 रेफरेंस पॉइंट हैं, हर आदमी अपनी नज़र से देखेगा उस कार को, तो एवरी ऑब्जर्वर इज ए रेफरेंस पॉइंट, तो वो वहां से उसे मीजर करेगा। अब जरा देखो, लेकिन कभी कभी कॉमन रेफरेंस पॉइंट भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि रेलवे स्टेशन से वो गाड़ी 40 किलोमीटर दूरी पर है। सो जब व्हेन देयर आर मैनी ऑब्जर्वर, तो फिर वहाँ जो अनाउंसमेंट होगा वहाँ पर तो ये नहीं कहेंगे कि तुमसे और हमसे इतनी दूर है।
सो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इट इज वेल नोन स्टैटिक पॉइंट, वेल डिफाइंड पॉइंट, जहां से सारी डिस्टेंसेस मेजर की जा सके। क्या मान लो कहीं एक प्लेन क्रैश हुआ, तो ये बोलेंगे कि उड़ती चिड़िया से वो प्लेन 40 किलोमीटर दूर पे क्रैश हुआ, कि ये बोलेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से इतनी दूरी पर हुआ? कोई वेल डिफाइंड पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना। ये तो नहीं बोल सकते कि उड़ती चिड़िया से, उड़ती चिड़िया तो ढूंढो उसका लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड बोलो। सो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इट इज वेल डिफाइंड पॉइंट from where all distances are measured. Reference axis क्या होती है? The axis along with distances are measured, उसको क्या कहते हैं? The axis along which distances are measured, जैसे x x dash axis और x axis फॉर लीनियर मोशन, और y एक्सिस और z एक्सिस भी ले लेंगे अगर हमारी आगे की जो चीज आएगी तो वहां वो भी लिए जाएंगे। अब देखो पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, तीन चीज और देखें तो पोजीशन, all distances towards right of origin is taken as positive, all displacement भी लिख सकती हो, to right of origin is positive and left of origin is negative. Now path length क्या होता है? It is total distance covered by an object. It is a scalar quantity. As it has magnitude only. And no direction, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये जो चीज है ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। आगे देखें। नाउ ये तो बात हो गई पाथ लेंथ की। जैसे कोई भी चीज ऐसे चल रही है तो ये जो चली है इस पे धागा रख दो इसी के ऊपर और फिर इसको धागे को खींच लो कि कितना लंबा है और स्केल पे रख के नाप लो, तो पाथ लेंथ है कि ये चली। तो मान लीजिए ये 15 मीटर चली तो P से Q, तो PQ पाथ लेंथ हुई। सो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। सो पाथ लेंथ इट इज द एक्चुअल पाथ ऑन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स। सो इट ये क्या करता है, इज द एक्चुअल पाथ along which object moves। तो जैसे मैं कहूं PQ तो ये 15 मीटर हुआ, 15 मीटर ये पाथ लेंथ हो गई। अच्छा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये 15 यहां मैग्नीट्यूड है
क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और कोई एक दो बताओ, क्या क्या है बताओ। हम्म हम्म आर जैसे डेंसिटी हो गया, मास, वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड, टाइम, ये है। ये सारी किस तरीके की हैं? आर स्केलर क्वांटिटीज। ये सब है। अब देखो पावर हो गई, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, इन सब की कोई डायरेक्शन नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी, इन सब की क्या डायरेक्शन है? कुछ नहीं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये इस तरीके से, ये 10 मीटर है, तो हम लिखेंगे पी क्यू वेक्टर। पी से क्यू गया तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ। अगर क्यू से पी आता तो क्यू पी लिखते, जबकि यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यू पी भी लिख सकते हो, पी क्यू भी, लेकिन यहाँ ये है कहाँ से कहाँ जा रहा है? ऊपर वेक्टर दिखाओ, वेक्टर साइन, दैट इज साइन ऑफ वेक्टर। और ये कैसा पॉइंट है? तो ये कितना हो गया? क्या ये राइट गया है कि लेफ्ट? बोलो। राइट गया है, तो प्लस 10 मीटर। तो ये जो प्लस है ये डायरेक्शन बताता है और ये मैग्नीट्यूड बताता है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। it is the shortest and final point। बोलो, बात समझ में आ गई? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, ये है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जिसमें कि दोनों हैं। वेक्टर क्वांटिटी इज दैट विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों होती हैं। और स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली। तो अदर वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं? फोर्स हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक। ये सब क्या है? दूसरी वेक्टर वेट, वेट हो गया, वेक्टर नहीं, वेट हो गया। तो वेट भी कैसी क्वांटिटी बताओ? वेक्टर क्वांटिटी हुई कि नहीं? दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती, फोर्स का कुछ नहीं होता, डायरेक्शन तो होती है लेकिन फोर्स जैसा कुछ नहीं होता कि उधर ही फोर्स लग रहा है, उसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। कि उसमें होता है कि करंट यहाँ आई और यहाँ, वो वेक्टर की तरह नहीं जोड़ते हैं। मान लो
कि डायरेक्शन तो होती है, जैसे 2 एम्पियर की करंट आई और 2 एम्पियर, तो यहाँ से जो जाएगी ये 4 एम्पियर होगी। सो दोस क्वांटिटी, लेकिन अगर तार को मोड़ दो, झुका दो, तो क्या ये एम्पियर कम हो जाएंगे? बोलो, तार मुड़ गया तो करंट कम होगी क्या? नहीं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि दो लोग यहां और यहां से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ज्यादा डिस्प्लेस होगा इधर, कि अगर दो लोग इधर और इधर से लगा रहे हैं तब ज्यादा डिस्प्लेस होगा। बोलो, तेज बोला करो, थोड़ा तो समझ में आए। हाँ, तुम्हारी आवाज बहुत महंगी है, बड़ी मुश्किल से निकलती है, तो जब 4 बार पूछो तो एक बार बताती हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये किस तरीके का एडिशन है? ये वेक्टर है कि नहीं? और ये कैसा है? इसमें तार मुड़ जाए तो कुछ होगा क्या? हाँ, तो इसलिए ये तो फोर्स की बात की, F1 F2 है, तो इसमें कुछ भी फोर्स आई, ये F रिजल्टेंट है, और ये F1 F2 अगर मैं डायरेक्शन बदल दूं और वो मेज या किसी बॉल को खिसकाना हो तो ज़्यादा तेजी से जाएगी, वो अलग होगा। तो इस तरीके से टेंसर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव डायरेक्शन बट दे आर नॉट एडेड एज बाई वेक्टर एडिशन फार्मूला, लेकिन उनका एडिशन एक तरीके से स्केलर की तरह ही होता है, एलजेब्राइक टर्म्स में ही होता है, इसमें कभी वेक्टर एडिशन का फार्मूला नहीं लगता है। सो सच क्वांटिटीज, उसमें सिर्फ करंट आती है, विच हैज डायरेक्शन बट एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, लाइक स्केलर्स, जैसे स्केलर को घटाते जोड़ते हैं वैसे ही होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गई? करंट। बोलो, समझ में आ गई बात? टेंसर 3 तरीके की क्वांटिटी बताई है। अब आगे देखो कि व्हाट डज इट मीन बाय रेफरेंस फ्रेम? reference point along with axis, reference axis is called reference frame. So reference point यानी origin along with all motions are studied on reference frame only. All motions are studied on reference frame, उसी पे ही डिस्कस किया जाएगा, on रेफरेंस फ्रेम। जैसे कि मान लो 2 डायमेंशनल मोशन है, हमने 2 एक्सिस ले ली, 2 एक्सिस में एक्स एक्स डैश ले ली, यानी एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस ले ली, तो अब इसमें जो भी हम मोशन स्टडी करेंगे तो ये एक रेफरेंस फ्रेम बन गया। कहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, तो इट इज रेफरेंस फ्रेम। कार्टेशियन प्लेन इज ए रेफरेंस फ्रेम। अगर आप सिंगल लाइन मोशन है तो ये ओरिजिन हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ऐसे मोशन स्टडी कर सकते हैं, -20 हो गया, तो ये एक रेफरेंस फ्रेम हुआ, क्योंकि इसमें ओरिजिन भी हो गया। तो ये क्या हुआ? जिसमें मोशन स्टडी की जाए, ओरिजिन और रेफरेंस एक्सिस को मिला के रेफरेंस फ्रेम बनता है। अब आगे देखो, नाउ जरा देखें कि एक ऑब्जेक्ट था, डिस्प्लेसमेंट पे देखें, और ये तो वो
10 से चला और चलते चलते वो पहुंच गया 50 पे, पहले ए से चला बी पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? फाइंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए से भी गया तो ए बी लिखो, इनिशियल पॉइंट पहले और फाइनल पॉइंट बाद में। ए बी लिखा, इसको कहते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये खुद भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे ए बी कहा जा रहा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर और माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अच्छा, फाइनल पोजीशन क्या इसकी ओ बी है? ओ से मेजर किया जाएगा ओ बी, यानी अब वो आपसे कितनी दूरी पर है? 50। और जब शुरू में गया था तब कितने मीटर दूरी पर था? तो ओ बी माइनस ओ ए, और दोनों पे वेक्टर लगाओ। ओ बी कितना है बताओ? ये अच्छा बताया आपने, प्लस लगा के बोला, ये बहुत अच्छी बात की है आपने। अच्छा, ओ ए कितना है? तो कितना आया? तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 40 मीटर टुवर्ड्स राइट, क्योंकि वेक्टर है तो दोनों चीज बतानी पड़ेगी। तो 40 मीटर किधर गया? प्लस साइन क्या बताता है, राइट गया कि लेफ्ट? राइट। ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड बाय 40 मीटर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, टुवर्ड्स राइट, ये चीज हो गई। अब जरा देखिए, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जीरो 10 20 30 40 और -10 -20 और -30 है, कोई चीज यहां से चलकर यहां पहुंच गई है जो कि ए है और बी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी। आगे क्या लिखूं बता दो? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस, तो क्या क्या होगा वो? ओबी माइनस ओबी। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, दोनों की वैल्यू बताओ। -30 +20। -50। तो -50 मीटर आ गया। अब इसको इंटरप्रेट करो। Object has moved 50 meter towards left. अच्छा, अब जरा देखो कि मान लीजिए कि यहां से ऑब्जेक्ट चला और यहां से आ गया इधर, तो ए से चला बी, बी से चला सी, ऐसे चल रहा है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ क्या है? यहाँ क्या लिखूं? भाई वो तो उधर बताओगी, इधर का तो बताओ। जैसे यहाँ ए बी बताया करती थी, इधर भी तो कुछ लिखें।
हाँ, क्योंकि ए से सी गया है। अब बताओ बोल। OC vector minus OA vector. ये सही है, तो इनकी वैल्यू बताओ। Plus 30 minus plus 10. इंटरप्रेट करो। Object has moved 20 meter towards right. अच्छा, इसकी पाथ लेंथ भी बताइए। पाथ लेंथ में तो जो जैसे चल रहा है वैसे बता दीजिए। यहाँ तो इस कुछ लगाना नहीं, ए बी प्लस बी सी, वेक्टर वेक्टर मत लगाओ, सीधे बता दो कितना हुआ। 40 plus 20. तो ये 60 मीटर हो गया। ये बात समझ में आ गई? तो अब जरा देखें, क्योंकि वही चीज़ हम फिर पढ़ रहे हैं जो 9th में पढ़े थे, इसलिए कुछ चीज़ें मुझे फिर से बतानी पड़ेंगी। तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, इट इज total distance covered by object. It is shortest distance between initial point and final point. It is actual path और on which object moves, जिस पे ऑब्जेक्ट चलता है, on it is the shortest path, may or may not be actual. It is scalar quantity. It is vector quantity. If object moves, then path length is never zero. If object moves and come back to initial point, घर से गई, बाजार से सामान लेके घर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0. And comes back to initial point, then displacement is zero. एक और पॉइंट अपनी मन से बता दो तो हम लिख दें। बताओ, 9th में पढ़ा, याद आ रहा है तो बता दो। Path length is equal to or greater than magnitude of displacement. Displacement पे दो एस्पेक्ट हैं, ये ना बोल देना कि path length is greater than displacement, क्योंकि displacement के दो एस्पेक्ट हैं। मान लो जैसे अमांसी सिर्फ पढ़ना जानती है और वृंदा जो है पढ़ना भी जानती है और डांस करना भी, तो हम ये कह सकते हैं कि अमांसी के पास तो एक ही एस्पेक्ट है, सो अमांसी इज मोर इंटेलिजेंट देन रीडिंग वृंदा। डांसिंग वृंदा नहीं बोलेंगे, रीडिंग वृंदा।
या इंटेलेक्ट बंदा। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक पाथ लेंथ। तो कहेंगे पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ना बोल देना, उसमें वेक्टर भी है और इसके पास वेक्टर है नहीं तो लोग सोचेंगे कि वो अमांसी उससे अच्छा नृत्य कर लेती है वृंदा से, तब तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसके पास तो एक ही एस्पेक्ट है। तो इसलिए क्या सेंटेंस बनेगा बताओ, पाथ लेंथ always greater than magnitude of हाँ displacement. इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, अगर एक ही लाइन में चलता रहे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक ही लाइन में दोनों लीनियर मोशन करें तब तो इक्वल भी हो जाएगा। स्ट्रेट ही लाइन पास चले, लौटे भी ना। इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहां भी वैसा ही कोई सेंटेंस बना के बोलो। Displacement is देखो अब बोल दिया ना डिस्प्लेसमेंट, उसके पास दो एस्पेक्ट थे और आप डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा तुलना कर। magnitude हाँ of displacement is less than or equal to path. ये ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेसर देन भी हो सकता है और इक्वल टू पाथ लेंथ, तो एक ही एस्पेक्ट रखता है पाथ लेंथ। ये तो इसकी डिफरेंस हो गई। आगे की बात करें नो चलिए अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है इस पे आ जाएं। So what is uniform motion? If object moves with constant speed in one direction, then it is called यूनिफॉर्म मोशन। मान लो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो राइट में चल रहा है और 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और बिल्कुल राइट में ही चलता चला जाए, तो ऐसी मोशन क्या हो जाएगी बताओ? Uniform. हाँ, सो इट इज यूनिफॉर्म मोशन। अब जरा देखो कि इफ ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time में चले, ठीक है? तो क्या होगा बताओ? equal distance in equal interval of time। जैसे मैं ऐसी बात करूं तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो यहाँ से यहाँ आ गया, यानी 2 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर अगला 2 मीटर चला 1 सेकंड में, और फिर अगला 2 मीटर चला 1 सेकंड में। तो क्या वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है? Yes, sir. और इन वन डायरेक्शन चल रहा है? बोलो, इन वन डायरेक्शन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो अब जरा देखें कि मान लीजिए कि आप ये 1 किलोमीटर चल लेती हो 30 मिनट में, और फिर 1 किलोमीटर फिर चल लेती हो 30 मिनट में, अगले 30 मिनट में, आधे घंटे में 1 किलोमीटर चल लेती हो, फिर 1 किलोमीटर और चलती हो और एक ही तरफ चलती जा रही हो। बोलो, बात समझ में आई?
और एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है, तो क्या आपका मोशन यूनिफॉर्म है? Yes. तो क्यों नहीं है? रीजन के साथ बताओ भाई, कुछ तो आपके मन में होगा, क्यों आप कह रही हो नहीं है? तो मैंने तो कहा है. अच्छा अच्छा, बोला कि नहीं है, तो देखो क्यों नहीं है, रीजन हम बता देते हैं। हो सकता है कि आप पहले 20 मिनट में ही 1 किलोमीटर चल लो और 10 मिनट बैठ के चाट पकौड़ा खाने लग जाओ, फिर यहाँ 25 मिनट में चल लो, फिर 5 मिनट बचे, बोलो अब नहीं चलेंगे, अभी 30 मिनट में ही होना चाहिए, अभी 5 मिनट रेस्ट करेंगे फिर अगला चलेंगे। तो अब यहाँ पर देयर इज ए कैच, क्योंकि 30 मिनट एक लंबा टाइम स्पैन है और उसमें आप पता नहीं कैसे चल रहे हो, तो वो अगर हम कह दें कि 1 घंटे में ट्रेन 60 किलोमीटर चलती है, तो हमें क्या मालूम कब धीमी हो रही है कब तेज हो रही है। 1 घंटे का आपने रिपोर्ट दिया, फिर अगले घंटे का रिपोर्ट दिया 60 किलोमीटर चली, तो हमें क्या पता। तो उसी तरीके से कई लोग यहाँ भी कह सकते हैं नहीं नहीं 1 सेकंड नहीं, आधा सेकंड का देखो, आधे आधे सेकंड का 2 टुकड़ा करो, देखो ये 1-1 मीटर चल रहा है। और कुछ कहेंगे नहीं इसके 10 टुकड़े करो, और कुछ लोग तो कहेंगे इसके नैनो सेकंड तक टुकड़े करो, हम वहां तक देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब है द टाइम इंटरवल मे बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। टाइम इंटरवल को क्यों ना छोटे से छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाए, बट हर उस छोटे से छोटे टाइम इंटरवल में भी वो इक्वल दूरी चलता हुआ नजर आए, तब उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. द टाइम इंटरवल में बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, कितना भी छोटा कर दो, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो कि अगर अर्थ बिल्कुल सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और बिल्कुल एक ही स्पीड से लगा रही है और 365.25 इतने दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो क्या ये अर्थ का मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा? बोलो बोलो, No, sir. क्यों? बताइए So, uniformly distributed है. भाई, एक ही स्पीड से चल रही है और क्या है, क्या चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? आप बताइए, क्या धरती कभी तेज चलती कभी धीमी चल रही है? कुछ ऐसा तो मैं नहीं कह रहा। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो क्यों नहीं है, कुछ तो मन में होगा। As the direction is changing at every moment, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए थी ना, Yes, sir. सीधी रेखा में चले, यहाँ तो गोल गोल घूम रही है। As direction is changing at every moment, so अर्थ का जो भी है रिवॉल्यूशन, सो रिवॉल्यूशन अपनी एक्सिस पर रोटेशन है और इसके चारों ओर रिवॉल्यूशन है, दोनों में फर्क है। अपनी जगह घूम जाए तो रोटेशन है, और ये क्या कहा जाएगा? Revolution. सो अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड सन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो बात आपकी सही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन। अगर मान लीजिए एक ट्रेन मैं नैनो सेकंड तक के भी टुकड़े कर दूं, तो एक ट्रेन है वो बिल्कुल एक स्पीड से चलती है, बिल्कुल एक स्पीड से चलती है 40 किलोमीटर पर आवर, और जोधपुर से दिल्ली चली जाती है, और फिर दिल्ली से बिल्कुल उसी स्पीड से वापस भी आ जाती, बिना रुके वापस आ जा रही है, अब वापस भी आ जाएगी दिल्ली से।
तो क्या ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन हुआ? No, sir. क्यों? Sir, उसकी direction change हो इन्वर्ट हो गई है। तो जोधपुर से दिल्ली तक तो यूनिफॉर्म है और दिल्ली से जोधपुर भी यूनिफॉर्म है, लेकिन जब ये डायरेक्शन बदल रही तब नहीं है। It is not the uniform motion as inversion of direction takes place. Not the uniform motion as at Delhi inversion in direction takes place. ठीक। अच्छा, ये जो इंटरस्टेलर स्पेस है, अंतराण्विक आकाश, जहाँ इट फ्री फ्रॉम एनी प्लैनेट्स और स्टार, फ्री फ्रॉम एनी ग्रेविटी, वहाँ कोई प्लेनेट अगर चलता चला जा रहा है, जैसे न्यूटन ने कहा कि इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई भी अगर स्टार या प्लेनेट जा रहा है और उसके आसपास कोई दूसरा स्टार ना हो या सैटेलाइट ना हो, तो वो सिंपली चलता चला जाएगा और अनंत काल तक, टिल इटर्निटी, इट विल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन in interstellar space. बोलें? Yes, sir. So a planet और a body, a planet हो या कुछ भी हो, एस्टेरॉइड भी हो सकता है, छोटा टुकड़ा, तो सैटेलाइट भी हो सकता है, उपग्रह। सैटेलाइट तो वो होता है जो किसी के चारों चक्कर लगाया, जो चक्कर तो लगा नहीं रहा है, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट भले ही हो सकता है, वो भी नहीं है क्योंकि चक्कर नहीं लगा रहा प्लेनेट के, एस्टेरॉइड हो सकता है। ठीक है। इन इंटरस्टेलर स्पेस फ्री फ्रॉम एनी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। फ्री फ्रॉम एनी gravitational force is moving in with uniform velocity, with uniform velocity में डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन भी बदल नहीं रही है और साथ में उसकी स्पीड भी नहीं चेंज हो रही, ना स्पीड बदल रही ना डायरेक्शन। तो अगर स्पीड और प्लस डायरेक्शन कर दो तो उसका क्या नाम पड़ता है? तो अब इसकी तो स्पीड भी कांस्टेंट है और क्या इसकी कांस्टेंट है? डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग एंड स्पीड इज कांस्टेंट, सो इट इज यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड कैसी है? कांस्टेंट, और डायरेक्शन नॉट चेंजिंग। अच्छा, ये मोशन भी यूनिफॉर्म हो सकता था। हम कह सकते हैं जोधपुर टू दिल्ली इट इज यूनिफॉर्म एंड दिल्ली टू जोधपुर इट इज अगेन यूनिफॉर्म। जोधपुर टू जोधपुर यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा सकता है? जोधपुर टू दिल्ली इट इज यूनिफॉर्म। और ये इसी तरीके से एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी ट्रू है कि लौट आई तो भी यूनिफॉर्म होगा। तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? बताएं। इफ If object covers हाँ unequal distance in equal interval of time, then it is called non-uniform motion. if object covers unequal distance in equal interval of time। अच्छा, ये इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रही थी ये अर्थ, तो ये तो उतना डिस्टेंस कवर की, फिर उतना डिस्टेंस की, तो तब तो आपने नहीं कहा था कि ये यूनिफॉर्म है, तब तो नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया था। कोई और भी है क्या नॉन यूनिफॉर्म का कैच? और चेंजेस इट्स डायरेक्शन।
क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही थी, तब भी ये यूनिफॉर्म नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इसने अपनी क्या बदल दी थी? दिशा। सो या तो ये करे तो भी नॉन यूनिफॉर्म है, और नहीं तो अगर अपनी डायरेक्शन बदल देती है तो भी ये क्या होगी कि डिफॉल्टर हो जाएगी और चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बोलो बात सही है? देन Yes, sir. such motion is non-uniform. इस तरीके का मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नाउ आगे की बात करें तो व्हाट डज इट मीन बाय एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होती है? It is distance covered by an object per unit time. It is distance covered by an object per unit time, या it is ratio। एवरेज स्पीड क्या है? ये एक रेशो है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड हो गई कि कितनी उसने डिस्टेंस कवर की और कितना टाइम लिया। इट इज एवरेज स्पीड। तो मान लीजिए कि अब्दुल, 9th का सवाल, अब्दुल मूव्स फ्रॉम होम टू स्कूल with 20 meter per second and back to home with 30 meter per second। ठीक है, what is his average speed? क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड बताइए? एनी आइडिया? नाउ 25 meter per second. चेक कर लेते हैं, आपको फिर भी काफी याद है। ये उसका होम है और ये स्कूल है। लेट इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? x मीटर। सो लेट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज इक्वल टू x मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? यहां से यहां जाने में और वापस लौटने में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की बताओ? 2x. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इट इज 2x। और टोटल टाइम टेकन क्या हुआ? इट इज इक्वल टू जाने में लगा समय और आने में लगा समय। तो टाइम क्या होता है? क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है? बोलो। Yes, sir. तो जाने में लगा समय और आने में लगा समय, तो 60 यहां ले लो, तो ये क्या 3x प्लस 2x आएगा, जो कि 5x बाई 60 होगा। और अगर हम 5x बाई 60 में 5 और 60 को आपस में डिवाइड कर लें तो क्या ये x बाई 12 आ जाएगा? बताइए। तो Yes, sir. एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो इट इज 2x और टाइम कितना हुआ बताइए? x बाई 12 हुआ क्या? Yes, sir. तो 12 ऊपर चला गया
तो 2 इंटू 12 और x भी ऊपर है और नीचे x, तो 24। फिर भी आपका आंसर बहुत करीब था, आपने कैसे आइडिया लगा लिया? क्योंकि 9th की चीज अभी तक याद रखना कितनी बड़ी बात है, आपने लगभग सही बता दिया था। इतना सब कैलकुलेशन माइंड में कर लिया। चलिए, तो दिस वाज एवरेज स्पीड। अगली क्लास में हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और दूसरे एस्पेक्ट भी देखेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।